जनता गठबंधन था, जनता ने आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद मैं जनता से अपील करूंगा, अगर वो इस आशीर्वाद को, इस समीकरण को, बहुजन समाज का समीकरण, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, किसान जातियां, अगर इस समीकरण को मेरे साथ खड़े होकर आगे बढ़ा दें तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी जो है यही होगा जो नगीना में होगा। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यूपी में दलित समुदाय से जुड़ी राजनीति पर पकड़ रखने वाली मायावती को बड़ा झटका दिया है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर का लोकसभा चुनाव जीतना उनके लिए नए सियासी भविष्य के संकेत लेकर आया है। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर जल्द ही यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। 2024 के चुनाव ने यूपी को एक नया नेता दिया है और ये नेता दलितों से जुड़ी राजनीति का नया सूरमा माना जा रहा है और ये नेता कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर हैं। दरअसल जिस दौर में यूपी में मायावती का खाता तक नहीं खुला और बीएसपी लोकसभा चुनाव 2024 में शून्य पर सिमट गई, उस दौर में चंद्रशेखर ने पश्चिम यूपी से दिल्ली की संसद तक का सफर तय कर दिखाया है, वो भी उस नगीना लोकसभा सीट से जो कि रिजर्व सीट थी। मतलब कि नगीना से लड़ने वाले प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार दलित समुदाय से आते थे। ऐसे माहौल में भी चंद्रशेखर ने 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ऐसे में अब चंद्रशेखर आने वाले वक्त में दलितों से जुड़ी राजनीति के प्रमुख चेहरे बन सकते हैं और चंद्रशेखर भी इन संकेतों को बखूबी समझ रहे हैं। तभी ऐसी खबरें जोर पकड़ रही हैं कि आने वाले वक्त में चंद्रशेखर यूपी में जहां जहां उपचुनाव होने वाले हैं वहां वहां अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारने के लिए मन बना चुके हैं। अगर चंद्रशेखर ने ऐसा किया तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुश्किलें भी बढ़ना तय है, क्योंकि चंद्रशेखर मायावती के खिसकते जनाधार के बीच दलित वर्ग से जुड़ी राजनीति में जगह बनाते दिख रहे हैं। तभी तो उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम के सभी 10 सीटों पर प्रत्याशियों के उतारने की खबरें भले ही अब सियासी गलियारों में सुर्खियों में शामिल हो रही हों, लेकिन चंद्रशेखर ने चुनाव जीतने के फौरन बाद ही इस ओर इशारा कर दिया था कि सही समीकरण सेट हुए तो वो यूपी में अपनी पार्टी का सियासी दखल बढ़ाने से हरगिज परहेज नहीं करेंगे। जनता से गठबंधन हो गया था और जनता ने जिता दी। वोट जनता को देनी थी, गठबंधन के नेता थोड़े आके वोट डालते, उनकी वोटिंग थी वहाँ। तो जनता गठबंधन था, जनता ने आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद मैं जनता से अपील करूंगा, अगर वो इस आशीर्वाद को, इस समीकरण को, बहुजन समाज का समीकरण, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, किसान जातियां, अगर इस समीकरण को मेरे साथ खड़े होकर आगे बढ़ा दें तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी जो है यही होगा जो नगीना में होगा। बसपा के वोट में सेंधमारी की बात की जा रही है कि आप विकल्प बनकर उभर रहे हैं, क्या रहेगा? मैं कोई सेंधमारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ जो हमारे महापुरुष ने रास्ता दिखाया। मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग हुक्म देते। जनता ने, नगीना की जनता ने सबको जवाब दिया। मैं भीम आर्मी आजाद समाज के एक कार्यकर्ता धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वहाँ मेहनत की और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ चंद्रशेखर आजाद हमेशा उनके लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा है और जनता के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा करेंगे। चंद्रशेखर की मंशा साफ है और उन्होंने चुनाव जीतते ही संकेत दे दिए थे कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं और चंद्रशेखर का अब तक का करियर भी इसी ओर इशारा करता है। चंद्रशेखर दलित वर्ग में एक यूथ आइकॉन के तौर पर पहचान बना चुके हैं। चंद्रशेखर ने 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। ये संगठन भारत के कई हिस्सों में शिक्षा के माध्यम से दलितों की बेहतरी के लिए काम करता है और खासकर यूपी में 2014 से ही चंद्रशेखर दलित समुदाय और बहुजन समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी मुखर राय रखते रहे हैं और कई आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल का रुख भी करना पड़ा। ऐसे में 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काशी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोटरों के बंटवारे को रोकने के लिए उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को वापस ले लिया था और फिर मार्च 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना की थी और 2020 में ही बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव की पार्टी के साथ
कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर उन्होंने यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन किया था, मगर चंद्रशेखर का जादू बिहार में कुछ खास नहीं कर सका। और फिर आता है साल 2022 और यूपी में होता है विधानसभा चुनाव। इस दौर में चंद्रशेखर ने फिर ताल ठोकी और गोरखपुर में वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। हालांकि चंद्रशेखर को करारी हार मिली और वो बड़े मार्जिन से गोरखपुर में हार गए, लेकिन वो यहीं नहीं रुके, वो नहीं थमे और तमाम मुद्दों पर देश के अलग अलग हिस्से में सरकार के खिलाफ अपने शुरुआती दिनों से ही लगातार मोर्चाबंदी करते रहे और इस क्रम को उन्होंने जारी रखा, जिसके चलते ही साल 2021 में टाइम पत्रिका ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में भी शामिल किया था। और अब तो वर्तमान दौर में चंद्रशेखर चुनाव जीत चुके हैं, संसद में दाखिल होने वाले हैं। तो ऐसे हालात में 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में वर्तमान दौर में जल्द होने वाले उपचुनाव में उनकी अपनी पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना पूरे यूपी में दलितों से जुड़ी 20 से 22% आबादी पर खासा प्रभाव डाल सकता है, जिसमें करीब 10 से 12% दलित आबादी जाटव बिरादरी में शामिल है और 8 से 10% गैर जाटव वोट बैंक भी है, जो कि अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। उनके लिए भी चंद्रशेखर एक विकल्प बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ और चंद्रशेखर यूपी में मायावती के सियासी दखल के विकल्प बनकर उभरे तो राहुल अखिलेश की सियासी दोस्ती को झटका लगना तय है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में दलित वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में यूपी के लड़कों का साथ दिया है। तो दूसरी तरफ ऐसे हालात में बीजेपी की भी टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के कैमियो को छोड़कर यानी कि उनकी छोटे तौर पर ही चुनावी मैदान में सक्रियता को अगर छोड़ दिया जाए तो मायावती के सियासी दल बीएसपी और उस दल की ओर से कोई भी नेता कुछ खास तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 में सक्रिय नजर नहीं आया था। तभी तो दलित वोट बैंक यूपी के लड़कों के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में भी जाता दिखा था, मगर चंद्रशेखर पूरी तरह से एक्टिव हैं। ऐसे हालात में चंद्रशेखर सत्ता पक्ष का भी जीत का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और रही बात चंद्रशेखर की एकला चलो की राह की या फिर गठबंधन के साथ जाने की, यानी कि चंद्रशेखर की यूपी के लड़कों से हाथ मिलाने की बात की जाए, तो इसे समझने के लिए आपको 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर के साथ सपा के गठबंधन की खबरों पर गौर करना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर सिर्फ नगीना की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर सपा के साथ उनकी इस सीट पर चुनाव लड़ने पर जब सहमति नहीं बनी तो चंद्रशेखर ने किसी भी गठबंधन से इनकार कर सिर्फ नगीना से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और उन्होंने किया भी ऐसा और उन्हें जीत भी मिल गई। ऐसे में फिलहाल तो नहीं लगता कि चंद्रशेखर यूपी में इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, और जब वो अकेले उपचुनाव में उतरने की तैयारी में हैं, तो उन्हें जीत मिलेगी या फिर वो नया सियासी अध्याय लिखेंगे, ये तो बात की बात है। मगर उनका एकला चलो का नारा यूपी में होने वाले उपचुनाव को दिलचस्प जरूर बना देगा। और हाल ही में लखनऊ में चंद्रशेखर ने जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी के सदस्य मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें जब सामने आई थी तो साफ तौर पर ये कयास लगाए जाने लगे थे कि चंद्रशेखर बहुजन समाज से जुड़ी सियासत में दखल बढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका असर आने वाले वक्त में दिख सकता है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।